नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के संवैधानिक प्रावधान के संबंध में कि संविधान में हिंदी भाषा संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किन किन अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है। साथ ही हम देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है, तो हम राजभाषा हिंदी हमारा चैप्टर है, शुरू करते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा की स्वीकृति प्रदान की गई। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। ध्यान रखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120(1)(2), भाग 6 अनुच्छेद 210, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी से संबंधित उल्लेख मिलते हैं। भाग 17 इसका शीर्षक है राजभाषा शीर्षक नाम दिया गया है। इसे मुंशी अयंगर फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 120(1) और 2। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। भाग 5 अनुच्छेद 120(1) और 2 इसमें यह है कि संसद के कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में होंगे। संसद के जो सारे कार्य हैं वो हिंदी अंग्रेजी में संपन्न होंगे। अनुच्छेद 120(2) में फिर आगे है कि संसद अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष बाद या अंग्रेजी में शब्दों का लोप हो जाएगा। ठीक है। इसी अनुच्छेद में ये भी वर्णित है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या जो भी राज्यसभा अध्यक्ष अगर चाहे तो संबंधित सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। ठीक है। ये भाग 5 अनुच्छेद 120(1) और 2 में हो गया। अब भाग 6 अनुच्छेद 210 इसमें है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है। साथ ही इसमें जैसे उसमें समाहित था, ये भी है कि विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद अध्यक्ष चाहे तो संबंधित सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद भाग 17 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 जैसा कि बता चुके हैं। अनुच्छेद 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी एवं संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ठीक है। राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और जो अंक होंगे भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप अर्थात अंग्रेजी वाले जो रूप हमें प्रचलित है सामान्य वो रूप। ठीक। फिर अनुच्छेद 344 में क्या है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग पर विस्तार से सुझाव देगा। ऐसा आयोग 10 वर्षों के बाद भी गठित होगा। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। अब इस प्रावधान के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर बनाए गए थे, बीजी खेर। ठीक है। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या किसी या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। क्या है इसमें? राज्य का विधानमंडल चाहे तो उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। ये विधानमंडल पर छोड़ा गया। अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा के संबंध में। फिर अनुच्छेद 346 में यह है कि पत्राचार की भाषा है। इसमें संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य और संघ के बीच की सरकार के पत्राचार की भाषा होगी। 2 राज्य परस्पर हिंदी को सहमति से प्रयोग पत्राचार के लिए कर सकते हैं। अर्थात संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा होगी या हिंदी होगी। अगर 2 राज्य आपस में चाहें तो हिंदी को परस्पर सहमति से प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 इसमें द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में यह लोकप्रिय मांग हो कि उस राज्य में बोली जाने वाली किसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश जारी कर सकता है कि शासकीय मान्यता प्रदान की जा सकती है। ठीक है। द्वितीय भाषा के रूप में राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 348 इसमें
न्यायालयों की भाषा के संबंध में उल्लेख है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्यथा उत्पन्न ना करे तब तक उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में ही होंगी। अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 349, संसद यदि राजभाषा संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। और राष्ट्रपति यह मंजूरी भी एक विशेष जो राजभाषा संबंधित समिति थी, आयोग बनेगा, उसके सहमति में प्रदान करता है। ठीक है, 349। इसके बाद 350, इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के विषय में बात की गई कि भाषाई अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 351, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें संघ को अधिकार दिया गया है तथा संघ का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे। साथ ही सामाजिक संस्कृति के विकास की बात भी अनुच्छेद 351 में कही गई है। ये थे राजभाषा संबंधी अनुच्छेद। अब देख लेते हैं कि संविधान की में भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं आप लोगों को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आरंभ में 14 भाषाएं थी। अब अनुच्छेद देखें 340(1) और 351 में भाषाओं की बात की गई है। आरंभ में 14 भाषाएं थी। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को 21वां संशोधन 1967। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। आप लोग इसे ऐसे याद कर सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संशोधन 1992। ठीक है, फिर 92वां संशोधन 2003। 71वां 92 में हुआ था, 92वां 2003 में हुआ है। ऐसे मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, इसे आप BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐसे याद कर लीजिए तो जल्दी याद होगा, BDMS। 92वां संशोधन 2003 में 4 भाषाएं ये भी जोड़ी गई। अब कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, देख लेते हैं वर्तमान में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बोडो, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, मराठी, सिंधी, संस्कृत, संथाली, हिंदी, बांग्ला और नेपाली, ये 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। कुछ और तथ्य देख लेते हैं कि हिंदी का प्रहरी ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। हिंदी के विकास में कार्यरत सरकारी संस्थाएं या विभाग तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी समिति, ये गृह मंत्रालय के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करती हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो बड़े बहुत प्रसिद्ध संस्थान है, बड़ा संस्थान है, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना 1997 वर्धा में हुई, आप लोगों को जानकारी होगी इसकी। हिंदी स्वराज्य का प्रश्न है, ये गांधी जी का कथन था। काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति सरदार पटेल 1936 में स्थापित किए थे गुजरात में। राष्ट्रभाषा प्रचार संस्थाएं ये गांधी जी द्वारा स्थापित की गई थी, चेन्नई में, गुजरात में कई जगह स्थापित की गई थी। अब लिपि और देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ बातें देख लेते हैं कि अशोक के समय जो लिपि प्रचलित थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इसमें 932 व्यंजन थे। ब्राह्मी लिपि से की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि बनी, गुप्त लिपि से सिद्धमातिक या कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि और सादा लिपि का विकास हुआ। ये प्रश्न पिछले यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था कि विकास क्रम का कैसे क्रम क्या रहा है। तो ध्यान रखिए, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि बनी, गुप्त लिपि से सिद्धमातिक या कुटिल लिपि से देवनागरी और सादा लिपि का विकास हुआ। डॉक्टर वूलर एक विद्वान है विदेशी, उन्होंने सिद्धमातिक लिपि को न्यून कोणीय लिपि कहा है। अब देवनागरी लिपि की बात करते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के शिलालेख में हुआ है। चाइना इलेक्ट्रेटा 1667 ईस्वी में देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। ये चाइना इलेक्ट्रेटा देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को भारत में नागरी लिपि टाइप करने का श्रेय दिया जाता है। 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसमें काका कालेलकर के संयोजन में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। ये ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है ये
कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। काका कालेलकर प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक थे और गांधी जी के सहयोगी थे। देवनागरी के मानकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति की गठन की थी। देवनागरी लिपि उप समिति कहा जाता है इसे। 1947 में मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 ईस्वी में ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी, मानक देवनागरी वर्णमाला। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे हिंदी के से संवैधानिक प्रावधान और देवनागरी लिपि के संबंध में। इनसे अक्सर यूजीसी नेट, सीईटी, पीजी, टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।